बोलो आप। mass weight mean of all isotopes of an element as per the abundance. सही। चलो नाउ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखो, ऑफ हाइड्रोजन। नीतू आइसोटोप्स क्या होते हैं? Same atomic mass and different. हाँ बोलो तुम। It has a same atomic number but different डिफरेंट, mass. सही है। कार्बन के 3 आइसोटोप बताओ। Carbon के बताने दो। C12, mass number atomic number 6. C12 बोला जाता है, C13, C14. सही है। इतनी बात हो गई। व्हाट इज आइसोटोप? Which has same atomic number with different mass. तो अब हाइड्रोजन के आइसोटोप देखो, एक होता है प्रोटियम, दूसरा क्या है ड्यूटीरियम, और तीसरा क्या है ट्राइटियम। दैट इज H11, H12 और H13। नाउ सौरभ, इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? बताएंगे नहीं? Zero. ये भी बताएंगे कभी। सो जैसे इसी में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें 1 प्रोटॉन हो गया, अब सब्ट्रैक्ट करो तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सौरभ इस वाले में? हाँ, बोलो। हाँ बोलिए। One. हाँ। सो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, जो कि सब्ट्रैक्ट करोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। सबसे हैवी कौन सा है Hydrogen. इनमें? गैस कौन सा है? तीनों ही, क्योंकि हर एक वो किसी भी सैंपल में तीनों मिलेंगे, सबके फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि नहीं? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तीनों का नहीं होगा, जो सबसे जिसमें न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, हमेशा हैवियर का ही होगा। समझ में आ गई बात? तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम, इसको H से डिनोट किया जाता है, इसको D से और इसको T से। जरा आप देखें कि इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द सिंबल HDT, पढ़ो पेपर में। तो HDT टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो HDT, H किसको कहते हैं? तो लिखिए प्रोटियम, उसके लिए आइसोटोप का नाम लिखना पड़ेगा, आइसोटोप। तो प्रोटियम, और फिर D क्या है? ड्यूटीरियम, और ये ट्रिटियम, ये सिंबल है। और these are isotopes of hydrogen. सो अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इन सब में आपको लिखने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के बारे में बताना है। तो सब में कितने प्रोटॉन होंगे नमन? बोलो। अस्मिता, सी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इनमें? 1 1 1। सौरभ इसको भरो। बताएंगे नहीं, आप बोलो उत्तर। Sir, 0 1 2. 0 1 2 किसको भरो? इलेक्ट्रॉन जो जितने प्रोटॉन है उतने ही 1 1 है। ठीक है। सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। अब हम देखेंगे व्हाट डज इट मीन बाय आइसोबार। मयंक, डिफाइन आइसोबार। आता है, सभी को आता है, फिर भी मैं अच्छा ठीक, अभी हमने पढ़ाया नहीं है। हाँ, बोलो। Sir, different atomic number but same mass. सो दोज, ठीक है, एटम्स विच आर हैविंग डिफरेंट
atomic numbers but same mass numbers are known as isobars. So those ऐसे pair of atoms having, बात ना करिए, having different, सेंटेंस पूरा करो ना मन, हाँ, atomic number but same mass number, ऐसा कोई तुम्हारे ख्याल में जिसका मास नंबर सेम होता हो, तो दैट इज आर्गन है 18 और 40 और साथ में कैल्शियम दैट इज 20 एंड 40. बोलो दिव्या, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? अलग अलग, क्योंकि एक गैस है तो दूसरा मेटल है, फिजिकल तो सेम हो ही नहीं सकती है. तो ये गैस हो गई और ये मेटल है. सो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल भी अलग होगी. गैस और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सेम हो सकती है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. तो आप इसमें देखिए जो आर्गन है इसका, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या दोनों में, तनिष्का मिश्रा बोलो. 40. कोई बात नहीं. नंबर ऑफ प्रोटॉन बोली कनिष्का चौहान, दोनों में बताओ. वो लोकेट नहीं कर पा रही कि प्रोटॉन कहाँ से पता किया जाता है, आप बता रहे हो. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन समझ में आ गया. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, बोलो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 एंड 20. उत्कर्ष नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए. कितना? हाँ 22. सब्ट्रैक्ट नहीं किया लग रहा है. सब्ट्रैक्ट ए माइनस जेड नहीं करते हो क्या? कैसे बताते हो? ए कोई न्यूट्रॉन मान रहे हैं. 22 और इतनी बात बताओ, जो आइसोबार्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं कि प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं कि न्यूट्रॉन के नंबर सेम होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या मालूम, आप बताइए इन दोनों में क्या सेम है? इलेक्ट्रॉन का नंबर तो डिफरेंट है, प्रोटॉन का डिफरेंट है, न्यूट्रॉन का. आप मुझे बताइए सेम क्या है? यही तो पूछा जा रहा है. वो क्या चीज है जिसे जिंदा आदमी खाए तो मर जाए, अब मरा आदमी भी खाता है, और वो चीज भगवान से भी बड़ी है? ये लोग बता दिया आंसर, कुछ नहीं. जिंदा आदमी कुछ नहीं खाए तो मर जाए, मरा आदमी भी कुछ नहीं खाता है, और भगवान से बड़ा तो कुछ नहीं. तो इन्होंने तुरंत आंसर दिया सर कुछ नहीं. कैसे बताते? लो, हर चीज में मालूम. अब जरा देखें, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो C614 है और N714 ये भी आइसोबार्स हैं. क्या उनकी बात सत्य है? Yes sir. अगर उनकी बात सत्य है तो श्रेया इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताओ, न्यूट्रॉन्स की जरा बताइए. तो फिर 6 होगा कार्बन, हाँ, और इलेक्ट्रॉन में 6 होंगे. अच्छा, और नाइट्रोजन में 8 कार्बन. हाँ? न्यूट्रॉन. अच्छा न्यूट्रॉन 8. हाँ बता दीजिए. ये 7 7, ये 7 सही है. तो 3 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स बताओ. The uranium is lead used in nuclear reactors. लेट कहाँ से बताया? Sir, lead. लेट क्यों बताया? Uranium. बोलो. The isotope of uranium is used in nuclear reactors. The isotope of cobalt is used as
treatment of cancer, the isotope of iodine is used as the treatment for God. तो सब जानती हो। अरविंद 3 एप्लीकेशन बताओ। तो हाँ ये तो क्लास के नहीं है आप। Isotope of uranium is used for nuclear reactions. Isotope of cobalt is used for the treatment of cancer. Isotope of iodine is used for the treatment of cancer. ये बस क्लास में सुंदर बच्चों की संख्या बढ़ाने आते हैं सौरभ, और कुछ सुंदर बच्चे होते हैं ना कि हाउ मेनी ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, एक सौरभ भी हो जाए। ये उसकी नॉट ब्यूटीफुल नहीं क्या? हाँ चलो हैंडसम कर लो। ना अब हम देखेंगे एक्सरसाइज में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एक्सप्लेन द एटॉमिक नंबर। कर लोगे? एटॉमिक नंबर को डिफाइन करो। एटॉमिक नंबर, Sum of एटॉमिक नंबर। say the number of protons present in the nucleus. ओके, मास नंबर सुहाना। ठीक है, आइसोटोप्स अस्मिता। हाँ बोलो चौहान, क्या क्या बोले चंदन? बताओ। किसका बताना है? अरे ये क्या गलत बोले वो तो बताओ। मिस्टेक होगी सुना। तो तुम्हारी वजह से तो हम नहीं सुन पाए। हाँ बोलो, फिर से बोलना पड़ेगा। नहीं, आगे नीतू बोलो। हाँ ऐसे नहीं होता। देविका बोलो। Same atomic number and mass. ठीक है। नाउ देविका टेल मी आइसोबार। The pair of atom having different atomic number but same mass. अब इसमें कह रहा है 2 uses of isotopes। अरविंद नहीं आता है क्या आपको? अब तो आएंगे ना पिछली बार। Sir, isotope application ही आएगी ना फिर से? एप्लीकेशन यूजेस ही तो एप्लीकेशन है। यूज का क्या मतलब है? एप्लीकेशन। जरा 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रोमाइन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 79 और एक 81। यानी जो ब्रोमाइन है, इस ब्रोमाइन की टी शर्ट पे कितना नंबर लिखा है? 35। वो 35th, अगर शुरू से 1-2 गिनते चले जाओ तो चूंकि ये 35th नंबर का एलिमेंट है, इसलिए इसको एटॉमिक नंबर या एटम नंबर कितना दिया गया है? 35। तो ब्रोमाइन में 35, ये रेड कलर का लिक्विड होता है, नॉन मेटल होता है, जो कि ये दिखाया था ना, ये ब्रोमाइन। ये ब्रोमाइन ये देखो। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे बॉईल होता चला जाएगा। मतलब थोड़ा सा, लेकिन किसी का हाथ अगर अच्छा गर्म हो। सौरभ तो सुंदर दिखाने के लिए आता है। ये अब फिर ये ऊपर आके इसमें से फवारा निकलने लगा। तो किसी का होगा, देख लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है किसी का हाथ अच्छा गर्म होगा तो ही कर पाएगा। वो पूरा नीचे पकड़ना है, ज़्यादा भी ना पकड़ना, टूट जाएगा। तोड़ना क्या है? हाँ, नहीं पकड़ो। वो ऐसे पकड़ रहा है। सही है। मेटलिक नॉन मेटल थोड़ा नीचे एसी में रखते हैं तब। मेटलिक नॉन मेटल
एसी में रखते ठंडा हो जाए फिर तब फिर ये सही असर करेगा। अब जरा देखो 79 एंड 81 जरा देखिए इनके परसेंटेज क्या क्या है। 50.3%। बोलो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास that is equals to average atomic mass of first isotope into its percentage plus atomic mass of second isotope into its percentage divided by। अभिषेक इसमें वैल्यू प्लेस करो सर आगा हाँ ठीक। 79 तो 79 U होगा क्योंकि इसका मास क्या होता है और इसकी परसेंटेज क्या है 49.7 और दूसरे वाले में 81 U और इंटू 50.3 upon 100। चंदन पहले का प्रोडक्ट बताओ। सर पहले का प्रोडक्ट सर उसको कर लो डायरेक्ट 7 into 9 दूसरे मेथड से So that is 49.7 into 79। 9 सच 9 9 81 87 9 चौको 36 36 8 814 44 7 और 7 9 63 4 7 28 28 है 34 3 6 7 4 11 12 9 और ये हो गया 3। सो दैट इज 3926.3 3926.3। अगले वाले का निकालो 81 4074.3 by 100। अब इन दोनों को जोड़ें तो 4074.3 और 39 so that is 6 0 कैरी किया 0 और 8 तो कितना आ गया 8000 और पॉइंट एक लगा दो 80.006। तो दैट इज 80.006 U भी लगाना जरूरी क्योंकि U तो है ही है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा दैट इज एवरेज एटॉमिक मास औसत परमाणु भार। अगला देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन और 11 द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल इज 16.2। चंदन क्या तुम ये बता सकते हो कि किसका हो सकता है 16 के आसपास किसका होता है ऑक्सीजन का होता है। अब जरा देखो 16.2 दिया है और इसमें दो सैंपल बताने कि कितने कितने परसेंट में उपस्थित हैं 11 क्वेश्चन। सो एक है X 8 16 और एक क्या है X। एलिमेंट का नाम दिया नहीं है लेकिन हम लोगों को पता ही ऑक्सीजन के सिंबल है। ये किसके सिंबल है ऑक्सीजन। हमें पता नहीं है कि कितना कितना अगर X% है तो दूसरा कितना हुआ 100 माइनस X क्योंकि अगर मान लो 20% निकला तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 दैट इज 80%। इधर देखो नोएल अब जरा देखिए लेट कितना परसेंट है इसको लेट लिख लो यहीं पर लिख दो तो पता चल जाएगा कितनी एबंडेंस है। सही है। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है दैट इज एटॉमिक मास। मास नंबर ना लिख देना कभी क्योंकि मास नंबर तो नंबर होता है आपका तो आंसर यू में आना है ना। एटॉमिक मास वर्ड याद रखना। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप into its percentage plus atomic mass of second isotope into its percentage divided by 100। दिव्या इसमें वैल्यू फीड करो 6
हाँ बोलो। 16 अच्छा 16u इंटू एक्स यहाँ लिख दें 16u इंटू एक्स plus 18u 100 माइनस एक्स अपॉन 100। और कुछ भी आप फीड करना चाहती हैं कि बस इतना ही करना चाहती थी? सुहाना, लेफ्ट में तुम्हारे पास फीड करने के लिए कुछ नहीं है? 80.0 जब इसका एवरेज एटॉमिक मास दिया है, सब चीजें तो अननोन नहीं हो सकती ना। जब एक कोई दूसरी चीज देगा तभी तो एक पूछेगा, दो अननोन कैसे निकालोगी? तो इसमें एवरेज दे रहा है, सही है। यदि मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं कनिष्का मिश्रा तो कितना हो जाएगा? दे दो। वो लिखा है कि एवरेज एटॉमिक मास इसका इतना है, पढ़ो सवाल। लिखा नहीं है? जैसे इसमें पूछ रहा है और इसमें दे रहा है, इसमें एवरेज एटॉमिक मास दे रहा है और इसमें पूछ रहा है। इससे पूछा इसमें दे रहा है, समझ में आ गई बात? तो अब क्या कर दें बोलो? 100 इधर चला जाएगा 1620, तो मतलब 2 डिजिट इधर चला जाएगा डेसिमल नहीं। और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? 16x। थोड़ी देर के लिए u को छोड़ देते हैं। अब बोलो यहाँ कितना आ जाएगा? 1800 माइनस 18x। बोलो सही है? अच्छा ये बताओ 16x माइनस 18x कितना हुआ? -2x। तो देखो -2x और प्लस 1800 और ये 1620। -2x को उधर ले जाओ और 1620 को इधर ले आओ, तो बोलो 2x कितना हो गया? 180। तो x कितना हो गया? 90%। तो बोलो पहला आइसोटोप कितनी एवेंडेंस है? दूसरा आइसोटोप कितनी है? देखो इस चीज को। सो X816 इज 90% इन सैंपल और X818 इज, अब देखो 90 में सब्ट्रैक्ट कर लो तो 10% नहीं आ गया, तो दैट इज 10% इन सैंपल। आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करके दिखाइए। लो से अब इसमें लगाओ। अगर देखो हो जाए अब देखो चल रहा है, ऊपर से फवारा निकलता है जिसके हाथ में जल्दी जा रहा है। निकल भी जाता है, कई बार ऐसे ही सीधा चढ़ जाता है। इनके केस में तो ऐसे ही चढ़ गया, लेकिन इंस्टेंट हीट हो ना तो चढ़ जाता है। अब नहीं आएगा, पूरा चढ़ गया। थोड़ी देर फिर इसको रखते हैं, इसमें उतर जाए। ये देखो हाथ गरम कर तो देंगे, पहले इसमें निकले तो पहले नीचे गिर जाए फिर दे देंगे। पहले पूरा उतर जाएगा ना तब भी सही है, थोड़ा और करने दो। पूछा जा रहा है कि 13 क्वेश्चन देखो, 2 चीजें दी गई हैं और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो x और y 2 एलिमेंट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही नंबर दिए हैं और आपसे पहचानने को कहा है, बताओ 2 एलिमेंट है ये x और y आपस में आइसोटोप्स हैं या आइसोबार्स हैं। तो x y इनमें प्रोटॉन की संख्या सेम है, तो दोनों में 6 6 है
और न्यूट्रॉन एक में 6 है और 8 है, तो इससे क्या पता चलता है इनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाएंगे लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाएंगे क्या? तो कार्बन 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? और these are known as isotopes. So देखो, so इनके एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे? 6 और मास नंबर that is protons plus neutrons, so that is 12 and 14. तो as atomic numbers of x and y are same but mass number is different. Mass number different. So these are, इसलिए ये क्या हुए? Isotopes. These are C 612 and C 614. लाइए इसका हो गया और रहेगा किसी का जमा करो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो 14 क्वेश्चन में कह रहा है जे थॉमसन प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स न्यूक्लियॉन्स। उनके में न्यूक्लियस की कोई अवधारणा ही नहीं थी। तो 14th का ए फॉल्स। सेकंड, so there was no concept of nucleus in case of J.J. Thomson. B, a neutron is formed by an electron and a proton combining together. वास्तव में है नहीं, पाई मेजॉन जैसे हमने बताया नहीं ना, वो बैठता है उसके ऊपर। तो ऐसे करके कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल के बनाते हैं, तो वो दोनों का मास ऐड करने से न्यूट्रॉन का नहीं आएगा कभी भी। सो सेकंड इज आल्सो फॉल्स। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना देंगे? नहीं बनाएंगे। मेजॉन, पाई मेजॉन बनाते हैं। कौन बनाता है? पाई मेजॉन्स इलेक्ट्रॉन से 137 टाइम्स हल्के होते हैं, लेकिन उनमें वही चार्ज होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन में होता है। तो इसलिए कौन कौन सी दो चीजें मिलकर के न्यूट्रॉन बनाती हैं? बोलो, तुम सुन ही नहीं रहे। हाँ हाँ बोली जा रही हो, बोलो फिर से रिपीट करो। चार बार इनको, हाँ फिर से बोलो। जब तक वो सुन न ले तब तक बोलते रहो। हाँ बोलो, फिर से बोलो। 3 बार में तो सुन ले। चलो, that is false. So now a mass of an electron is 1/2000 times. ये true है। और अगर मम्मी बोलेंगी कि नूडल खाना है तो सिर्फ वो नू बोलेंगी, तब तक हाँ हाँ खाना है, डल भी नहीं बोल पाएंगे। डी, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन, क्या वो टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है? व्हाट डज इट मीन बाय टिंचर ऑफ आयोडीन? टिंचर ऑफ आयोडीन विच इज यूज्ड एज ए मेडिसिन। टिंचर का मतलब है अल्कोहल, जानते हो? शराब में आयोडीन का एक टुकड़ा मिला लो और उससे कहीं रुई में लगा के जहाँ तुम्हारे चोट हो तो उसी की स्मेल पूरी हॉस्पिटल में आती है। सो इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन इज मिक्सड इन विस्की अल्कोहल, then it is called tincture of iodine and it is used as a medicinal purpose. बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये आपके जो इज मैटर अराउंड अ स्टोर है उसमें सोल्यूशन वाले चैप्टर में सेकंड पॉइंट था। आप चाहें तो देख लें, टिंचर ऑफ आयोडीन देखो, उसमें सोल्यूशन में देखो तो पता चल जाएगा। दैट इज ओलाइट्स हो गया। ये देखो पेज नंबर 16 है, सेकंड पॉइंट सोल्यूशन टिंचर ऑफ आयोडीन। ये अलग से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर भूल ना जाना। तो लिख लो, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? टिंचर ऑफ आयोडीन इज मिक्सचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन के क्रिस्टल देखें,
और साथ में ये हमारे पास अल्कोहल भी है, अगर इन दोनों को मिला दें तो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज, ये आयोडीन हो गया, ये अल्कोहल, इनको मिला देंगे तो कहीं पर भी किसी को चोट लगी हो तो उसमें यूज किया जा सकता है। ये आयोडीन है, इनको मिला दिया जाए तो टिंचर ऑफ आयोडीन। और नहीं तो अगर कोई नई मेडिकल की दुकान खोलेगा तो सबसे पहले टिंचर ऑफ आयोडीन रखेगा। तो ये किसका मिक्सचर है? आयोडीन और अल्कोहल। आयोडीन एंड अल्कोहल। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का कितना है? 1/2000। दैट इज D क्या हुआ? ट्रू। 15th क्वेश्चन नंबर आंसर दो। Rutherford alpha particle experiment was responsible for discovery of प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी कि न्यूक्लियस की? उससे ये पता चला था कि उसमें कोई सॉलिड चीज है जहाँ से चीज टकरा के लौट रही है। उसके 4 साल बाद प्रोटॉन की खोज हुई थी, हमने बताया था ना, 1911 के बाद 17 में हुई है, 6 साल बाद। तो उस 1911 में मॉडल आया और 1917 में न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो इसलिए 15th में क्या आंसर है? एटॉमिक न्यूक्लियस। सो इसका आंसर ए रहेगा 15 का। 16th का देखिए, 16th में दिया गया है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मयंक और कोई नहीं बताएगा। Cl माइनस में कितने, ये बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8। उत्कर्ष, Cl माइनस क्लोराइड आयन। अच्छा अमन, 8 ही होगा तो आप सही रहे, आप अपनी बात से हटे नहीं। हाँ, तो 8 सही है, मतलब हटना नहीं है। कोई आपको मिसगाइड, कोई किसी ने पूछा IAS एस्पिरेंट से कि आप क्या सोचते हैं कि भारत ने इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, तो उसने कहा महाशय क्षमा करें, भारत ने पर्याप्त तरक्की कर ली है। तो आप काट भी सकते हैं सामने वाले के क्वेश्चन को, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से Cl माइनस है, Cl माइनस होने का क्या मतलब है? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं? अगर यही जानते हो तो सोडियम आयन Na प्लस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अब वो जो 1 हटने के बाद अब आउटर मोस्ट है वो वैलेंस मानी जाएगी। समझ में आ गई बात ना? पहले वो कोर मानी जा रही थी, लेकिन 1 के हट जाने के बाद अब वो एक्सपोज हो गई। समझ में आ गई बात? तो दैट इज बी। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following is correct electronic configuration? 281, तो ये डी आंसर होगा। Now 19th क्वेश्चन, ऊपर फिर करो तो एटॉमिक नंबर दिया है, फिर मास नंबर A होता है, एटॉमिक नंबर Z होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट सिंबल। सो क्या कहा गया है? नेम ऑफ एटॉमिक स्पीशीज, नेम। तो 9 और 10 दिया, ये 9 है और न्यूट्रॉन 10 है। पहली लाइन नमन पूरा करिए, यहाँ क्या लिखे? रुक जाओ, ऐसे हेल्प मत करो, इससे पता चलता है ना लोग कि क्या कुछ समझ पाए। चैप्टर का आखिरी है ना, हेल्प मत। अमन बोलो 19, यहाँ क्या लिखे? बोलो, हमें क्या मालूम, जो बोलोगे लिख देंगे। यहाँ 9, नेम, Sir, during the
आप बताइए, आपको जो बताना। Chlorine. क्लोरीन, दैट इज 1632। 1632। नाउ ये तो नहीं बता पाएंगे। नोएल बताओ। सर 16 रुक जाओ बोलो नोएल। 16 ये बोलो, ये बोलिए, ये बोलिए। सल्फर, तो इसको लिखो फ्लोरीन। सल्फर। चलो अरविंद अगला बताओ आप। 24 रुक जाइए, 24 और 12 बोलिए। 12 ये सर ये होगा मैग्नीशियम। चलो 2 और 1, ये है 2 और ये है 1। देविका 1 that is deuterium। 1010 सुहाना 1 बोलो। प्रोटियम, एक प्रोटॉन है और 0 इलेक्ट्रॉन है, तब भी लोग प्रोटियम बोल रहे हैं। ये नहीं कि उनके मन में नहीं आ रहा कि प्रोटॉन बोल रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हट चुका है वो। भाई इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या? प्रोटियम में से अगर इलेक्ट्रॉन हट जाए तो क्या कहोगे? और ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन हट जाए तो ये सही बताया। ड्यूट्रॉन कितनी टैलेंटेड है। मान लीजिए अगर ट्राइटियम में हट जाए, ट्राइटॉन है ना वहाँ पर सरदारपुरा में, ट्राइटॉन कोचिंग सेंटर इसी के नाम से। चलो कल पता कर लेना। दैट इज प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन हट जाए तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्राइटॉन। बोलो बात समझ में आई है ना? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तो इलेक्ट्रॉन के साथ है, और इलेक्ट्रॉन हट जाए तो उनका ये नाम होगा। नाउ द ग्रेविटेशन। हाइड्रोजन आयन तो फिर H+ लिखो। H+, हाइड्रोजन आयन लिख सकते हो। प्रोटियम तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन लिखा हमने तो हमें क्या करना? कहाँ लिख सकता है? बुक में कोई है ही नहीं। अपने मन से बता। हाइड्रोजन आयन सही है, आप लोग ये भी लिख सकते हो। H+ भी लिख देना। अब क्या लिख देना? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन ही प्रोटॉन है। चलो अब हम लोग आते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पर। आना पड़ेगा, आप तो सिलेबस से बच नहीं सकती हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। बॉडी लेटर्स नहीं, केवी में आ रहा है कि नहीं? तो करा देंगे, कल करा देते हैं उसको। चलो एडवांस फार्मूला अलग से आपको संडे को करा देंगे। आपका 29 को है ना साइंस, करा देंगे आपको अलग से करा देंगे। चलो अब देखो, अभी इन लोगों का बहुत सारा मैथ में भी रिवीजन कराना है और फिर SST भी है, तो इन लोगों का चलो नाउ देखो ग्रेविटेशन। व्हाट डज इट मीन बाय ग्रेविटेशन?
every mass या every object of universe attract every other object of universe due to its mass. If two objects are getting attracted towards each other due to their mass, then this pull is called gravitational force. तो हर एक मास दूसरे मास को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, और इस तरीके के फोर्स को क्या कहते हैं, जैसे कोई भी एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक। कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर कोई एक मास दूसरे मास को क्या वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, आप बताइए, रिपेल नहीं कर सकता। सो इट कैन, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव ही है, समझ में आ गई बात की नहीं। सो इस चीज को क्या लिखेंगे कि अर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सन। क्यों है ऐसा बताओ, Because of gravity. ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटी। और इसी तरीके से मून इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। वी आर बाउंड टू अर्थ, हम लोग धरती से क्यों चिपके हुए हैं, Due to gravity. अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, एंड मून इज अट्रैक्टेड टू अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। किस तरीके से, आपको क्या ये बात मालूम है कि मान लीजिए ये अर्थ है और कभी भी हमारे जैसे ऊपर मून आ गया तो यहाँ पर पानी चढ़ जाता है, Yes. उसको टाइड्स कहते हैं। अब मून जब चला जाएगा तो फिर पानी नीचे उतर आएगा, तो उसको हाई टाइड और लो टाइड कहेंगे। तो दिन में 2 बार टाइड आती हैं, कब कब आएंगी, जब एक बार हमारे ऊपर सन होगा और जब हमारे ऊपर एक बार मून होगा, एक दिन के 12 बजे और एक रात के 12 बजे, क्योंकि दिन में 12 बजे सन हमारे ऊपर रहेगा और रात के 12 बजे मून। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ हाई टाइड्स कितने बजे आती है, हाई टाइड्स को ज्वार कहते हैं और लो टाइड्स को भाटा। तो ज्वार और भाटा कैसे आता है, सन के और मून के ऊपर। सो इस तरीके से हाई टाइड्स अकर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशन के यूज क्या है, तो हाई टाइड्स अकर ड्यू टू ग्रेविटी। अब जरा देखें, एवरी मास, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्स, यहीं का नहीं, सोलर सिस्टम का भी नहीं, गैलेक्सी का भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड का। तो इस तरीके से सब सारी सेलेस्टियल बॉडी अगर अनप्लान्ड वे में चलने लगे तो कितनी टक्कर हो जाए, क्या कोई जिंदा बच पाएगा, कोई ना कोई तो हमसे ही टकरा जाएगा। सो एवरी मोमेंट इज वेरी प्लान्ड। जितने भी मूवमेंट गैलेक्सी में हो रहे हैं, गैलेक्सी यूनिवर्स के केंद्र के चारों ओर घूम रही है, सन गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ। आप ऐसे देख लें, ये मान लीजिए हम लोग को पता नहीं कि हमारा यूनिवर्स कितना है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और इसमें 50,000 गैलेक्सी, जिसमें एक इसका यूनिवर्स का सेंटर है और ये हमारी गैलेक्सी है। सर हमारी सेंट्रल में, हमारी सेंट्रल में नहीं है, लेकिन इस तरीके से स्पाइरल गैलेक्सी कैसी है, जैसे चक्कर गिरनी नहीं होती है, तो ये गिरनी की तरीके से। और इसी में जो इसको कहते हैं, ये जो गैलेक्सी है इसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा। और इसी में यूनिवर्स में 50,000 गैलेक्सी, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें 50,000 सन और हमारा एक सन। ये बोलो, बात समझ में आ गई। और फिर जो सन है, तो सन का अपना सोलर सिस्टम है, तो पूरा सोलर सिस्टम सन का चक्कर लगा रहा है, गैलेक्सी किसका चक्कर लगा रही है, यूनिवर्स के सेंटर का। और यूनिवर्स भी किसी के सेंटर लगा रहा होगा। और हमने आपको बता दिया कि पता नहीं कितने और भी यूनिवर्स होंगे, कई भी हो सकते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है।
और सन एक बहुत छोटा तारा है, इससे बड़े बड़े भी स्टार्स होते हैं। ओके, नाउ अब आगे देखें। हाँ, फैन और बढ़ेगा। चलो, अब कुछ एक दो चीजें देख लें फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, नाउ how many moons can be accommodated in Earth? चलो, now every object in universe attracts every other object in universe. जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास अगर m1 है और इसका मास क्या है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा। सो every object in universe attract every other object in universe, other वो उससे चाहे जितनी भी दूर हो उसे अट्रैक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, ठीक है, विद ए फोर्स। तो इन दोनों ऑन 1/2, और इस पे क्या लग रहा है, ऑन 2। हमने ये पेयर ऑफ फोर्स पहले भी देखा था ना, मतलब ऑन 1/2। इसे क्या पढ़ेंगे, अच्छा क्या ये जो फोर्स है ये थर्ड लॉ से अवॉइडेड है? अगर तुम ये कहते हो कि अवॉइडेड है तो बताओ सन अर्थ पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि अर्थ सन पे? इक्वल एंड अपोजिट, ज्यादा कम नहीं हो सकता है क्योंकि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो जो अर्थ मून पे फोर्स लगा रही है वही मून लगा रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है अमन, अगर मान लो ये पेन अर्थ की ओर फेंका जाएगा तो जैसे जैसे अर्थ की ओर बढ़ेगा क्या अर्थ भी इसकी ओर बढ़ेगी? वो सही बता रहे हैं, हाँ। सिर्फ मयंक ने बोला ये 11th पढ़ के आए हैं, नहीं तो ऐसे कैसे बता लेते बताओ। ये जब पेन यहाँ फेंका जाएगा तो अर्थ भी इसकी ओर आती है। अब कितने स्पीड से आएगी वो तुम देख नहीं पाते हो, वो ये बहुत तेज स्पीड से आएगा क्योंकि छोटी चीज पे उतना ही फोर्स लगाया जाए। तुम फोर्स एक मोती पे लगाओ तो मोती उछल जाएगी, और जैसे एक मोती और एक अर्थ है, तो मोती पे उतना फोर्स लगाओ तो मोती उछल गई, और अर्थ पे फोर्स लगाओ तो तुम्हारी उंगली में चोट लग जाएगी। तो मास पे भी डिपेंड करता है ना फोर्स। एक्सीलरेशन किसमें ज्यादा होगा, मास कम तो इसका मास कम है तो इसमें ज्यादा एक्सीलरेशन, और उसका मास ज्यादा तो उतने फोर्स से तुम फोर्स लगा रहे हो तो कितना एक्सीलरेट करेगा, है ना। तुम बोल दो लो आगे से हटा दिया और लो, अच्छा हटाओगे हमारे घर से, तो ये चीज होती है। So every object in universe attracts every other object with a force. किस फोर्स से? With a force which is directly proportional to product of their masses. इनके प्रोडक्ट के यदि m1 मास को दुगना कर दिया जाए अमन, तो क्या इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है उस पर भी कोई असर पड़ेगा? होगा, क्योंकि इसके डबल करने से फोर्स भी डबल है, प्रोपोर्शनल है ना। और m1 को भी डबल कर दो और m2 को भी डबल, तो 2 टाइम्स इसका 2 टाइम्स इसका 4 एक्स्ट्रा हो गया, फोर्स 4 टाइम्स, ठीक है। सो अट्रैक्ट्स विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। किसके प्रोपोर्शनल है? विच is directly proportional to product of their masses. Product of their masses, और साथ ही साथ इनके बीच की डिस्टेंस अगर तुमने बढ़ा दी तो फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा?
मान लो इस स्थिति में अगर ये अभी यहाँ है और दूसरी स्थिति में ये यहाँ है, इनके बीच के डिस्टेंस, तो किस में ज़्यादा फोर्स लगेगी? क्योंकि मैग्नेट पास पास है तो बड़ा फोर्स लगता है, और दूर में तो कुछ भी करो कुछ फोर्स लगता है, तो इसलिए लेस हो जाएगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड यानी जो एफ है वो डी के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। चंदन, अगर डिस्टेंस डबल कर दी जाए तो क्या होगा? डिस्टेंस डबल कर दी जाए तो सर फोर्स बहुत कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? सर हाफ। जितना ज़्यादा करा तो डबल कर देने पे अगर डिस्टेंस 2d कर दिया तो 4 एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यानी डिस्टेंस के डबल कर देने पे फोर्स बड़ी तेजी से करता है। समझ में आ गई कि नहीं? तो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो 2 का स्क्वायर करो। जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स है वो 1/d⁶ होता है। जरा सी दूरी ज़्यादा हुई वो उनके बीच में वो भूल जाते हैं कि कोई अट्रैक्टिव। चलो, तो इस तरीके से इन दोनों को कंबाइन करो जरा, इसको और इसको। तो फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया बोलो? m1, और इनवर्सली किसके? d²। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसकी परिभाषा दीजिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। any object attracts any other object in the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between तो सब जानती हो, आप बताओ। universe attract other object एवरी अदर ऑप्शन every other object in the universe force is directly proportional to the with a force which is directly proportional to the product of the mass product of their masses of their masses and inversely proportional to the distance स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कई जगह गलती की है, फिर आएंगे आपके पास, बोलिए। Sir, every object of the universe attract each other, attract every other object in this universe with the force and directly proportional to Which is directly which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. सही बोलो नमन। Which is directly proportional of square of distance between them। अब अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इसमें ये लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2/d², जिसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 6.7। g यहाँ क्या है? g इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इट्स वैल्यू क्या होगी? इस वैसे एग्जैक्ट है 6.67 -11। अच्छा, यहाँ से जरा देखो, अगर मैं g यहाँ छोड़ दूँ और सबको इधर ले आऊं, देखो g यहीं छोड़ दिया तो फोर्स के साथ कौन आ जाएगा? क्या d²? और नीचे कौन आएगा? नोएल, फोर्स की यूनिट बताओ, d की बताओ, डिस्टेंस की। मीटर बोलो, डिस्टेंस मीटर में, तो मीटर पर सेकंड में कपड़ा लेने जाती है। हाँ, तो तुम उससे क्या मतलब है? वो कुछ भी बोलेगी। लोकतंत्र है, वो 100 किलो कई सेकंड में आलू दो, दुकानदार भी सर खुजाने लगे, 1 सेकंड आलू दोगे? तुम बोलो डिस्टेंस किसमें मीजर करती हो? मीटर में लेने जाती हो ना। अब मीटर का स्क्वायर और मास किस में होगा? तो दोनों केजी, तो 2 केजी नहीं हो गए? केजी। तो बोलो जी की यूनिट दिव्या, यहाँ से बताओ। न्यूटन, बोलने दो। सही है। सो
न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू बताइए, बोलो। सबके साथ तो बहुत बोलती हो, अलग से पूछने आ तो बोलती ही नहीं कुछ। हाँ बोलिए दिव्या। सुहाना बोलिए। पर केजी स्क्वायर केजी -2, ठीक है। चलिए आप बताइए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। every object inside the universe attracts every other object in the universe with a force which is directly proportional to their of their masses. प्रिमिटिव, सो प्रिमिटिव, कुछ भी कच्चा पक्का 4 लोगों से पूछ चुके हैं। तब तक क्या कर रही है? काफी लेट ज्वाइन की हो क्या क्लास में? ऑफलाइन में भी लेट ज्वाइन करती हो। नीचे तो नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट देखो, प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने द्रव्यमान के द्वारा एक बल से आकर्षित करती है जो सीधा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हिंदी में भी आसान है, अगर तुम नहीं बोल पा रही हो हिंदी में बोल दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को वस्तु कहते हैं, तब सबको पता है। बोलो। प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। Square of distance between them. State 4 application of gravitation. बोलो। सन रिवॉल्व्स अराउंड, ये अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। अर्थ we are bound to earth. Tides comes due to gravity. चार law application. Earth is attract towards sun due to gravity. Moon attract towards Earth due to gravity. We are bounded to Earth due to gravity. Highlight इसी बात में जी की वैल्यू बताओ विद यूनिट्स। nm square on kg. 6.67 into 10 to the power -7. सही। नाउ ये बात हो गई। अच्छा एक बात बताओ कि अगर दो चीजें हवा में हैं और दो चीजें पानी में हैं तो किस में उनके बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा? दोनों में इक्वल लगेगा, मतलब ज्यादा कम तो नहीं लगेगा। सो जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन मासेस। जी क्या है? जी को क्या कहते हैं? जी को क्या पुकारते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दैट इज जी इज कॉल्ड। जी को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ एक क्वेश्चन भी इसमें आता है हमेशा, ये रहेगा 10.1 देखो, तो ये इस पैकेज के साथ है। चलिए क्या दिखाया गया है कि मास ऑफ अर्थ दिया है और मास ऑफ मून भी दिया है। तुमको मालूम है कि अर्थ बड़ी है और उसमें 20 मून आ जाते हैं कि नहीं आते, देखा था। तो 6 into 10 to the power, मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 into 10 to the power 24, 24 जीरो लगाने पड़ेंगे, इतने केजी है। तो
और मास ऑफ मून कितना है? 7.4 into 10 to the power 22। कहीं तुम श्रेया ये तो नहीं समझ रही हो कि ये इससे 100 गुना कम है? अच्छा समझ रही हो। नाउ इनके बीच की डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है। 3.84 into 10 to the power, किलोमीटर में तो नहीं ले सकते हैं, अब हमें इसे किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। तो डी की वैल्यू बताओ। 10 to the power 5 किलोमीटर है। बोलो मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। 1000 का मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। तो इसे मीटर में बदल दिया। अब ये 10 to the power 3 है और ये 10 to the power 5 है, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। तो 3.84 into 10 to the power 5 प्लस, तो 3.84 into 10 to the power 8 मीटर। सही है। अब इनके बीच लगने वाले फोर्स की गणना करिए। आप इधर भी देखो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखा करो, ठीक है? तो दैट इज Gm1 m2 by d स्क्वायर। तो G कितना है? जितना दिया जा रहा है 6.7 और इंटू m1 m2 और D कितना है? 3.84 और 10 to the power 8 इसका स्क्वायर। पिछले साल 9th में एक वीक बच्चा था, सब बच्चे बोले मेरा अच्छा पेपर हुआ, मेरा अच्छा पेपर हुआ। और हमने उससे पूछ लिया अचानक आज किसका पेपर था, बता नहीं पाया। पेपर दे के भी आ गया और उसको यही नहीं पता किसका। कितना टैलेंटेड, मतलब भरमार है हमारे देश में, ऐसे नहीं है हम लोग। अब जरा देखो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये G की वैल्यू है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब जरा देखिए, सारे डिजिट एक साथ रखो। 3.84 और इंटू 10 to the power -11 प्लस 24 प्लस 22। अच्छा बताओ नीचे कितनी पावर है? 16। क्या 2 बार 3.84 लिखा जाए? बताइए। और 10 to the power 8 इंटू 10 to the power 8 क्या होता है? 10 to the power 8 इंटू, क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने 2 बार लिख दिया, लेकिन ये जुड़ जाएंगे ना। ऊपर को जोड़ो, 24 प्लस 22 कितना हुआ? 46 में से इतना 11 हटाओ तो कितना हो जाएगा? 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 और अपॉन 3.84 और 3.84। ऊपर कितना आ चुका है? 35 और नीचे कितना आ चुका है? 16। अब 16 को ऊपर ले जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर एक डेसिमल यहाँ है और एक यहाँ है, तो क्या 2 डेसिमल से 2 डेसिमल हटाए जा सकते हैं? अब इस 6 से इसको जरा कट तो करो। बोलो 6 जा 36 और 6 4 जा, तो 6 कट गया कि नहीं? अब इस 7 ये 74 है, जरा 2 से कट करो। 37 इसे भी 2 से कट करो, कितना आएगा? 32 आ गया। अब ऊपर क्या क्या बचा है? 37 है, अब कोई किसी से नहीं कटेगा। 37 को जरा 67 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर क्या क्या बच रहा है? 67 इंटू 37 और नीचे क्या बचा? 3.84 इंटू 32। और जरा ये देखो 35 माइनस 16। अगले स्टेप में आंसर है, बस ये मल्टीप्लाई करके बता दो। ऊपर कितना आया? 10 to the power 21 आ गया क्या? 19 आ गया। ये बता दो ऊपर का मल्टीप्लाई किया क्या? बोलो 20 7 या तो 49 में तक कैसे कर रही है मल्टीप्लाई? दिखाओ कहाँ गया है, मैं गलती पकड़ लूंगा। दूसरे का पूरा बोल दिया तो तुम फिर क्यों बोल रही थी? दूसरे ने किया तो तुम क्यों बोल रही थी?
तुम्हारा तो पेन ही नहीं चल रहा। हाँ बोलिए। 2489 हाँ ये ठीक है। 2479। अब नीचे का भी करो। हाँ? नीचे का करिए, मल्टीप्लाई करो। 3.84 वन यही है, सही है। पॉइंट 88 है। अब ये डेसिमल हटाओ और ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ तो क्या होगा बोलो? 2479 और नीचे क्या आ जाएगा? सही है। इसको 2 से कट करो। इसको क्या करेंगे? जरा देखिए, 2 से कट करो। इधर ध्यान दीजिए। 1 2 3 और 5 0। इसको भी 2 से कट करो तो बोलो क्या आ जाएगा? 6144। सही है। इसको फिर 2 से कट करो। बेटा हम तुम्हें ही याद कर रहे थे, देखो तुम आ गई। दैट इज 61975 और ये क्या है? 3072। बोलो ये सही है। Yes. अब ये नहीं कट सकता है। आ जाओ, बैठ जाओ, अभी आएगी दीदी। 61975 और 3072 इंटू 10 टू द पावर। इतनी बात समझ आ गई? Yes, sir. अब 3072 से जरा डिवाइड तो करो। Sir, इतना करना पड़ेगा। इतना नहीं, बस अब ये होने वाला है। तुम क्या सोच रहे? ज्यादा करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। ये देखो 3 5 देख लो, 7 में 3 और ये 5 कितने? ये आ गया। डेसिमल लगाओ और 0 लगाओ तो कितनी बार जाएगा? 1। तो 3072 ये कितना आया? 8। यहाँ 14 में से 7 आ गया। यहाँ क्या आ गया? 2। ये अब एक 0 लगा दो तो 3 7 जा 21 तो 2.17 लिख देना। अब जरा देखो इंटू 10 टू द पावर 19 kg। अब तुम्हें बताता हूँ, इतना करने के बाद यहाँ आ जाना और सिर्फ इसके बाद चुपचाप लिख देना 2.17 इंटू 10 टू द पावर 19 kg। आपके फुल मार्क्स हैं। हाँ? यही तो है। 2. तो देखो कहीं पर देखो, एक चीज तो तुम लोगों से मल्टीप्लाई करवाई है। अब तुम लोगों ने कहीं मल्टीप्लाइंग गड़बड़ी की है। एक बार घर में मल्टीप्लाई फिर से करो तो फिर सही हो जाएगा। वैल्यू प्लेस करके 2.01 है तो कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ी है। 7.4। हाँ आपको रिसीप्ट मैम दे देंगे, मैम से ले लेना। मैम को दिया और मैम से रिसीप्ट।